हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। जैसा कि हम वेक्टर पढ़ रहे थे और हमने वेक्टर के बहुत सारे टॉपिक कर लिए थे, हमने एडिशन सीखा था और अब हम सीखेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर को तोड़ना। रेजोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे वेक्टर को तोड़ना। वेक्टर को तोड़ने के दो तरीके हैं। पहला हम ये पढ़ेंगे, resolution of a vector in 2D। 2D का मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमारे टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, हमारे आसपास तीन दिशाएं होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, तीन। तो हम पहले किसी को दो में तोड़ेंगे, फिर तीन में तोड़ेंगे। चलो ऐसा देखो, अगर कोई चीज़ ऐसा जा रही है, इस तरह से जा रही है, अगर ये कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो ये आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो इसके दो टुकड़े होंगे, कुछ आगे होगा कुछ ऊपर होगा। तो हमें इसको इन्हीं दो टुकड़ों में तोड़ना है, इसीलिए टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D, मतलब दो दिशाओं में। डी का मतलब डायमेंशन, दो डायमेंशन में, ये और ये। और देखो, दो डायमेंशन जब होती है इस तरह से, जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में लंबाई होती है चौड़ाई होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि रेक्टेंगल मतलब दो कंपोनेंट। तो पहला हम ये पढ़ेंगे, बाद में हम तीनों में तोड़ेंगे। बाद में कुछ ऐसा है, मान लिया इस तरह से आ रहा है, तो एक्स में भी तोड़ेंगे, वाई में भी तोड़ेंगे, जेड में भी तोड़ेंगे, तो वो 3D वाला होगा, मतलब तीन दिशाओं में। तो पहला जो हमें पढ़ना है, पहले टॉपिक का नाम है किसी वेक्टर के टुकड़े दो दिशाओं में। तो देखो, अगर कोई वेक्टर इस तरह से है, मान लिया इस तरह से पड़ा है, ये हमारा कोई वेक्टर है, इसे आर बोल दिया, ये हमारी एक्सेस होती है, ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस होती है। मान लेते हैं कोई वेक्टर इस तरह से है, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, और इसने एक्स वाली एक्सेस से थीटा एंगल बनाया, थीटा। तो जब कोई चीज ऐसे जा रही है तो इसका कुछ टुकड़ा इधर होगा क्योंकि ऐसे गया है, और कुछ ऊपर होगा, कुछ ऊपर, कुछ ऐसे एक्स में और कुछ वाई में। तो एक्स में कितना टुकड़ा होता है उसे आर एक्स बोलते हैं, और जिधर एंगल होता है, सिंपल सा मेमोराइज कर लो, जिधर एंगल होता है उधर कॉस वाला टुकड़ा आता है, आर कॉस थीटा। अच्छा, बाई में जो टुकड़ा होगा उसे आर बाई बोलेंगे, आर बाई, आर बाई। और जिधर देखो ये एंगल है ना, एंगल जिधर एंगल नहीं है, इधर एंगल नहीं है, उधर साइन वाला आता है, आर साइन थीटा। तो सिंपल सा, अगर कोई वेक्टर इस तरह से जा रहा है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसने थीटा एंगल बनाया, तो जिधर एंगल है इधर आता है इसका कॉस वाला टुकड़ा, और जिधर एंगल नहीं होता उधर आता है साइन वाला टुकड़ा। कुछ हिस्सा आगे है कुछ हिस्सा ऊपर है, आगे कितना है आर कॉस थीटा, ऊपर कितना है आर साइन थीटा। अच्छा, अब ये जो आर एक्स है ना, आर एक्स जिसको हमने लिखा है आर कॉस थीटा, और ये जो आर बाई है जिसे हमने लिखा है आर साइन थीटा, ये जो आर एक्स है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसी की दिशा में है। अरे एक्स वाली दिशा में तो है, एक्स भी इधर है ये भी इधर है, तो इसका नाम होता है पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स के पैरेलल है, पैरेलल कंपोनेंट। अच्छा, आर बाई है, ये आर बाई, बताओ आर बाई एक्स से कितने एंगल पे है, देखो 90 पे ना, 90 पे है तो इसे बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल का मतलब ही 90 होता है, तो नॉर्मल कंपोनेंट। एक बार दोबारा देखो, टॉपिक का नाम था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, मतलब वेक्टर को तोड़ना। वेक्टर को दो तरह से तोड़ेंगे, पहले दो दिशाओं में फिर तीन दिशाओं में। अगर कोई चीज ऐसे जा रही है इस तरह से, तो ये दो दिशाओं में है, आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, तो इधर कितना टुकड़ा होगा इधर कितना होगा, दोनों निकालने हैं। तो तुम ऐसा याद रखो, अगर ऐसे जा रहा है और इधर से एंगल तुम्हें पता है थीटा, तो जिधर एंगल पता होता है उधर आता है कॉस, उसके जिधर एंगल नहीं पता होता है उधर आता है साइन। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, आर एक्स और आर वाई में, क्या 90 पे नहीं है? अरे आर एक्स और आर वाई 90 पे है, तो जो दोनों टुकड़े होते हैं वो 90 के एंगल पे होते हैं, इन दोनों में 90 का एंगल होगा। तो सिंपल सा ये हुआ। तो किसी वेक्टर के दो टुकड़े, जिधर एंगल होता है उधर कॉस, जिधर एंगल नहीं होता है उधर साइन, और दोनों टुकड़े एक दूसरे से 90 पे। इसे और समझो, जैसे मान लो ऐसा है वेक्टर, जरूरी नहीं ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है, और इस तरह से बना है, ये एंगल थीटा है, तो इसके दो टुकड़े होंगे, जिधर एंगल होता है
उधर कॉस, और इससे 90 पर आएगा साइन। सिंपल सा। चलो और देखो, कहीं पे ऐसा पड़ा है मान लिया, और इसने ये एंगल बनाया, ये एंगल थीटा दिया है, तो जिधर एंगल होता है उधर कॉस, और इससे 90 पर साइन। बस, क्योंकि जब कोई चीज ऐसे जा रही है ना, इस तरह से, तो ये आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। चलो एक और देखो, कहीं पे ऐसा है और ऐसा बना दिया हमने अपनी तरफ से, या रुको, कहीं पे ऐसा है, हमने ऐसा बना दिया, ये आर है और ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर कितना टुकड़ा होगा? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिधर एंगल होता है उधर कौन सा आता है? कॉस, और इसके 90 पर आता है साइन। एक और देखो, इस तरह से पड़ा है कहीं पे, और ऐसे लाइन बना दी हमने इस तरह से, ये एंगल थीटा है, तो जिधर एंगल होता है उधर आता है कॉस, और कॉस वाले से 90 पर आता है साइन। तो इस तरह से, तो कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर जो दो दिशाओं में जा रहा है, तो उसके दो दिशाओं में टुकड़े होंगे, एक एक्स में होगा, एक वाई में होगा, ये वाला टुकड़ा और ये वाला। जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है, उसके 90 पे साइन आता है, दो टुकड़े। अब देखो जरा, ये जो हमारा आया था ना आर एक्स, ये आया था आर कॉस थीटा, या फिर रुको दोबारा बना लेते हैं, ये था हमारा कुछ आर वेक्टर एंगल थीटा, इसका इधर टुकड़ा आया आर कॉस थीटा, और इधर आया आर साइन थीटा। सभी जानते हैं ये वाली एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस, लेकिन अब एक्स को एक्स नहीं लिखते बल्कि लिखते हैं आई, वाई को लिखते हैं जे। वेक्टर में एक्स वाई जेड क्या होता है? आई जे के। तो एक्स इस तरह से, तो अगर हम चाहें तो आर को ऐसा भी लिख सकते हैं। आर को अगर लिखना है तो एक तरीका ये है, कुछ हिस्सा एक्स में है, इसे बोलते हैं आर एक्स। आर एक्स कौन सी दिशा में? आई कैप। और आर बाई कौन सी दिशा में? जे कैप। तो आर एक्स आई कैप, आर बाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो ऐसा लिख लो, आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। जैसा हमारा आर वेक्टर है, इसके दो टुकड़े, एक इधर एक इधर, ये वाला जो टुकड़ा है वो एक्स में है, तो इसे ऐसा लिख दिया आर एक्स आई कैप आर बाई जे कैप, या फिर ऐसा लिख लो। तो सिंपल सा हमने अभी क्या सीखा कि अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है तो उसके दो टुकड़े, एक एक्स में एक वाई में, सिंपल। अच्छा अब सुनो, अगर कोई वेक्टर इस तरह से लिखा है, इस तरह से आर एक्स आई कैप अपने टुकड़ों की फॉर्म में, तो जैसा कि ये वेक्टर है तो इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, एक होगी डायरेक्शन। तो हमसे बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं आर। जैसे ये जो वेक्टर है ना टुकड़ों की फॉर्म में लिखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर कोई भी वेक्टर आई जे के की फॉर्म में लिखा हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, फिर यहाँ पे आई वाला कितना है? आर एक्स का स्क्वायर, जे वाला कितना है? आर बाई का स्क्वायर। ये ज्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल से। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा है आर वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड, तो सिंपल सा सबसे पहले अंडर रूट बनाओ, बन गया। आई वाला कितना है? 3 का स्क्वायर, जे वाला कितना है? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 25, और 25 का हो गया सॉल्व। तो ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड अगर कोई वेक्टर आई जे के की फॉर्म में लिखा है। अच्छा उसके बाद ये तो हमने, चलो ये जो है ना टुकड़ों की फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड सीख लिया। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो देखो डायरेक्शन निकालने के लिए याद रखना, फॉर डायरेक्शन ऑलवेज प्लॉट दी वेक्टर। डायरेक्शन के लिए तुम वेक्टर को बना के देखो, सिंपल सा बना के, कैसे बनाना है देखो जरा, खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस तरह से लाइनें बनाओ, ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस जे कैप, फिर प्लॉट कर दो। जैसे इसे बनाना है हमें इसे, तो देखो आई कैप में कितना है? आर एक्स, प्लस का आई कैप में है ये, प्लस का आई कैप में आर एक्स, तो प्लस के आई कैप में आर एक्स बना दो, बन गया आर एक्स, प्लस के जे कैप में आर बाई, तो बन गया आर बाई,
आर बाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, वो कहीं बीच में होता है, कहीं बीच में, जरूरी नहीं बिल्कुल बीच में हो, कहीं बीच में, तो ये तुम्हारा आर वेक्टर होगा। इस एंगल को हम अपनी तरफ से अल्फा बोल दे रहे हैं, या थीटा बोल दो, थीटा। तो निकालो जरा टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आर बाई अपॉन आर एक्स। अच्छा, इसे चाहे तो ऐसा भी लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। तो एक बार दोबारा सुनो, अगर वेक्टर इस रूप में लिखा है आई जे के की फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो तरीका क्या है? अंडर रूट लगाओ, फिर आई वाले का स्क्वायर आर एक्स का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर आर बाई का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा बना के देखना, हमेशा पहले ऐसे लाइनें बनाओ, फिर बना के देख लो, बना के देखने के बाद फिर तुम ये फॉर्मूला लगा दो टेन का। और डायरेक्शन कैसे निकालनी है, कैसे प्लॉट करते हैं, ये ज़्यादा समझ आएगा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे उसके बाद। और हाँ, डायरेक्शन हमेशा इधर से देखते हैं एंगल, इस एक्सिस से, हमेशा ऐसे। ज़्यादा समझ आएगा जब एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल देखो ज़रा, न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास कि अगर हमारा आर वेक्टर इतना दिया है तो मैग्नीट्यूड बताओ, एंगल बताओ। अगर वेक्टर नहीं लगा होता है इसका मतलब मैग्नीट्यूड। तो देखो, सबसे पहला काम इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? लगा दो अंडर रूट, आई वाला कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 8, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा 100, और बाहर कितना आ जाएगा? तो मैग्नीट्यूड तो आ गया निकल के 10। पहला पार्ट खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड पूछा है। दूसरा हमसे बोला है एंगल, एंगल मतलब डायरेक्शन, और उसके लिए हमेशा बना के देखना, हमेशा। तो इसे बना के देखो जरा, देखो ये होता है आई कैप, ये होता है माइनस आई कैप, ये होता है जे कैप, ये होता है, तो आई में कितना है? माइनस का 6, तो माइनस का 6 कहीं इधर होगा, ये इधर ही तो होगा आई में माइनस का। जे में कितना है? प्लस का 8, प्लस का 8 कहीं यहाँ पे होगा, ये। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीच में होगा, यहाँ पर दोनों के बीच में आता है कहीं पे, तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। और हमें एंगल हमेशा ये वाला निकालना होता है इधर से, तो ये पूछा है एंगल हमसे, एंगल हमेशा इधर से। तो देखो कैसा निकालेंगे, हम पहले इस एंगल को निकाल रहे हैं, इसे, इस वाले एंगल को, इसे अपनी तरफ से अल्फा बोल दे रहे हैं, अल्फा। लगा दो जरा 10 अल्फा। अगर इधर 8 है तो इधर भी 8 बना सकते हैं, बिल्कुल बना लो, इधर से इधर बना लो। 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? इस वाले ट्रायंगल में देखो जरा, 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/6, यानी कि 4/3, 10 53 की वैल्यू होती है 53। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया? 53। अल्फा सिंपल सा कितना आ गया? 53। तो थीटा कितना होगा? थीटा सिंपल सा पूरा एंगल होता है 180, 180 में से अल्फा घटा दो, 180 माइनस 53 तुम्हारा आ जाएगा। तो सिंपल सा, अगर ऐसा दिया है -6i प्लस 8j, और तुमसे दो चीजें पूछी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करो? सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, फिर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर सॉल्व कर दो। डायरेक्शन के लिए हमेशा प्लॉट करके देखो, हमेशा प्लॉट करो और ऐसे निकालो। और नहीं समझ आया तो हमारे पास अभी बहुत न्यूमेरिकल है, पहले छोटे छोटे ये न्यूमेरिकल देखो। इन दोनों में मैग्नीट्यूड पूछा है, पहले हमसे बोला इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर इसमें भी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या लगा दो, बताओ। यहाँ पे आई वाला 1 का स्क्वायर, जे वाला 2 का स्क्वायर, के वाला 3 का स्क्वायर। सिंपल सा, आई जे के वाला दिया हो तो ये कर लो बस। अब देख लो जरा कितना होगा, 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा? 14। छोड़ दो, हो गया खत्म। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का वही तरीका है, सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, 3 का स्क्वायर 9। और हाँ, मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर आती है, तो अगर तुमने माइनस का 4 लगाया अभी तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 बाहर कितना जाएगा? 5। सिंपल। और देखो अभी तो बहुत न्यूमेरिकल है, ये देखो 4 पार्ट है। हमसे क्या बोला है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड बताओ और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताओ, और इसमें 4 पार्ट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक एक करके करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसको अपनी तरफ से r मान लो, मान लिया ये r है, तो सबसे पहले निकालना है मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, जे वाले का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100,
100 और 100 200 आ गया मैग्नीट्यूड। कितना आ जाएगा? 200 को चाहे तो ऐसा लिख लो 2 × 100 10√2। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया। और हमसे क्या पूछा है इसमें? हमसे बोला डायरेक्शन भी तो बताओ। डायरेक्शन मतलब एंगल। हमने बोला था ना तुमसे एंगल के लिए हमेशा बना के देखना, हमेशा। तो इसे बना के देखो। बताओ आई में कितना है? प्लस का 10 माइनस का 10? प्लस का 10। जे में कितना है? प्लस का 10 माइनस का 10? प्लस का 10। इस तरह से। और दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में ये आ जाएगा 10√2। ये आ गया। और ये एंगल, इधर से एंगल निकालना होता है, इधर से। इसे थीटा बोल दिया। लगा दो tan थीटा का फॉर्मूला। अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 बना सकते हैं। 10 लगाओ जरा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/1 1 होती है tan 45 की वैल्यू। तो एंगल कितना आ जाएगा? 45। हो गया सॉल्व। चलो अगर ये नहीं समझ आए एक और मौका। इसमें कितना मैग्नीट्यूड होगा? तरीका वही है, अंडर रूट लगा दो। अच्छा माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, फिर से कितना आ जाएगा? 200। मैग्नीट्यूड तो उतना ही आया। अब हमें निकालना है एंगल। एंगल के लिए बना के देखो। सबसे पहले ऐसे बनाओ, ये प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे। अब देखो आई में -10 है तो -10 का मतलब ऐसा, ये तो होगा -10। और जे में +10 है तो +10 का मतलब ऐसा। रिजल्टेंट कहाँ होगा? कहीं। और कितना आया है? 10√2। हमें एंगल इधर से निकालना होता है, इधर से ये एंगल। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसे अपनी तरफ से अल्फा बोल रहे हैं, अल्फा। और लगाओ जरा इस वाले, अगर इधर 10 है इधर 10 बना लो। लगा दो tan अल्फा का फॉर्मूला इस वाले ट्राइंगल में। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/10, फिर से 1 आएगा, फिर से 45 आएगा, अल्फा आ जाएगा 45। थीटा कितना होगा? थीटा पूरा 180 होता है, ये 45, तो 180 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 135। ठीक है। और देखो चलो, ये वाला देखो। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, √200। निकाल भी नहीं रहे। अब निकालनी है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमेशा प्लॉट करके देखना, हमेशा। तो इसे प्लॉट करके देखते हैं। बताओ आई में कितना है? -10। जे में कितना है? -10। दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में। हमें ये एंगल निकालना होता है, ये वाला इधर से, ये थीटा। एंगल इधर से निकालना होता है। हम इसे अपनी तरफ से अल्फा बोल दे रहे हैं, अल्फा, इस एंगल को। अगर ये 10 है तो इधर भी कितना होगा? अरे इधर 10 बनाओ चाहे इधर 10 बनाओ। अब इस वाले ट्राइंगल में तुम tan का फॉर्मूला लगाओ, tan अल्फा। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10/1 1 होती है tan 45 की वैल्यू, तो अल्फा आ जाएगा 45। लेकिन हमें निकालना है थीटा। यहां से यहां तक कितना होता है? 180 और ये 45, तो कितना हो जाएगा? 180 + 45 225। ये हो गया। चलो ये वाला देखो, मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो उतना ही आएगा। 4 पार्ट हो गए भाई। अब तो समझ आ जाना चाहिए। अब देखो, उसके बाद इससे पहले प्लॉट कर लो। आई में कितना है? प्लस का 10, तो प्लस का 10। जे में कितना है? माइनस का 10, तो माइनस का 10। रिजल्टेंट कहीं बीच में कितना आ रहा है? 10√2। हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला थीटा। हम एक काम करें, इसे अल्फा बोल दे रहे हैं, अल्फा। अब इस वाले, अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 बना सकते हो तुम। इस वाले ट्राइंगल में tan का फॉर्मूला लगाओ, tan अल्फा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10/, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? 1 होती है tan 45 की वैल्यू, अल्फा आ जाएगा 45। थीटा पूछा है। एक चक्कर का जो एंगल होता है, पूरे एक चक्कर का, ये होता है 360। 360 में से 45 घटा दो, 315, ये आ जाएगा। तो सिंपल सा, अगर कोई वेक्टर आई और जे की फॉर्म में लिखा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है, इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए। अभी हमारे पास और भी न्यूमेरिकल हैं, वो भी करते हैं। अगला न्यूमेरिकल ये है हमारे पास। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, डायरेक्शन निकालने का तुम शॉर्टकट बना सकते हो। हालांकि वो शॉर्टकट है नहीं, लेकिन बना सकते हो। अगर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उस बारे में, तो डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका है, ध्यान दो ज़रा। इस तरह से होता है,
ये प्लस आई, ये माइनस आई, ये प्लस जे, ये माइनस जे। इसमें देखो दोनों प्लस प्लस हैं, आई और जे दोनों प्लस, आई भी प्लस जे भी प्लस। इसमें देखो आई माइनस जे प्लस, इसमें देखो दोनों माइनस माइनस। ये हम डायरेक्शन निकालने का एक शॉर्टकट बना रहे हैं। इसमें देखो आई पॉजिटिव और जे नेगेटिव, इसे बोलते हैं पहला हिस्सा, पहला क्वाड। इसे बोलते हैं दूसरा क्वाड, इसे बोलते हैं तीसरा क्वाड और चौथा क्वाड। तो अब सुनो, इस तरह से है, ठीक है ना। अगर तुम्हें शॉर्टकट बनाना है तो शॉर्टकट बताएं। सबसे पहले तुम ये कर लो, अगर कोई वेक्टर ऐसा दिया है आर एक्स आई कैप आर बाई जे कैप, तो सबसे पहले तुम टेन अल्फा निकालो। क्या है अल्फा, अभी समझ आएगा, टेन अल्फा। और इसका ये फॉर्मूला बना लेना, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह से डायग्राम बनाया, प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे आई और जे, इसमें आई नेगेटिव जे पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें आई पॉजिटिव जे नेगेटिव। इस तरह से बना लिया। फिर तुम्हारा वेक्टर इस रूप में दिया होगा आई और जे के रूप में। फिर तुम टेन निकालना। टेन कैसे निकालोगे, जे वाला टुकड़ा डिवाइड बाय आई वाला टुकड़ा, जैसे निकालते हैं। उसके बाद अगर तुम्हारा वेक्टर पहले क्वाड में आता है, पहले वाले हिस्से में, पहले वाले हिस्से में आने का मतलब कुछ ऐसा, मतलब ऐसा आ जाए पहले वाले में, जैसे तुम्हें पता चल जाएगा ना आई और जे दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो पहले वाले में आएगा। पहले वाले में इसे अल्फा मानेंगे और पहले वाले में अल्फा बराबर हो जाएगा थीटा के। मतलब ये एंगल निकाल देना तुम, टेन अल्फा, जे वाला टुकड़ा आई वाला टुकड़ा, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा एंगल हो जाएगा। अगर बाई चांस दूसरे वाले में चले गए, कैसे पहचानेंगे हम दूसरे वाले में है या पहले वाले में है। दूसरे वाले में सिंपल सा ऐसे पहचानना, अगर आई नेगेटिव है जे पॉजिटिव है तो दूसरे वाले में कुछ ऐसा आएगा, एंगल हमें ये निकालना है थीटा, और ये एंगल अल्फा होता है, तो दूसरे वाले में कुछ ऐसा हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तुम पहले ऐसे अल्फा निकालना, उसको 180 में से माइनस कर देना, ये एंगल निकल आएगा। अगर हम तीसरे वाले में आ गए, एग्जाम्पल से समझाएंगे अभी, तीसरे वाले में कैसे पहचानेंगे हम आ गए हैं। तो अगर दोनों नेगेटिव है आई और जे दोनों नेगेटिव, तो तीसरे वाले में कहीं यहाँ पे होंगे, और हमें ये एंगल निकालना है थीटा, हम इसे अल्फा बोलते हैं अल्फा। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 180 प्लस अल्फा। अरे यहाँ से यहाँ तक 180 होता है और ये अल्फा, शॉर्टकट बना रहे हैं बस ये। अगर चौथे वाले में आ रहा है, चौथे वाले में कैसे पहचानोगे, चौथे वाले में है आई पॉजिटिव जे नेगेटिव, तो कहीं ऐसा आएगा, और हमें ये एंगल निकालना है ये वाला, हम इसे अल्फा बोल दे रहे हैं, ये अल्फा होता है। तो इसमें जो एंगल होगा वो इतना हो जाएगा 360 माइनस अल्फा। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल किया था ना अभी, उसी को देख लो कितना आसानी से हो जाएगा। अभी हमारा ये था 10i प्लस 10j, इसका डायरेक्शन निकालो। तो सिंपल सा पहले पहचान लो, देखो डायरेक्टली होगा, कुछ नहीं करना। मैं पहले बताओ इसमें आई भी पॉजिटिव है जे भी पॉजिटिव है, कौन सी में होगा, पहले वाले में। पहले वाले में तो सीधे ऐसे निकाल दो, 10 अल्फा, जे वाला टुकड़ा आई वाला टुकड़ा 10/10 1, 10 45 अल्फा 45, अल्फा ही थीटा हो जाता है पहले वाले में। एक और देखो, चलो कहीं पे ऐसा लिखा है -10i प्लस 10j। पहले तो ये बताओ कौन सी में होगा, ये दूसरे वाले में। तुम सबसे पहले 10 निकाल दो, जैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जे वाला टुकड़ा, और हाँ इसमें माइनस नहीं लेंगे, आई वाला टुकड़ा माइनस नहीं लेते। 1 10 45 अल्फा आ गया 45। जब हम दूसरे वाले में आते हैं ना, तो हमारा जो थीटा होता है वो इतना होता है 180 माइनस 45 135, डायरेक्टली होगा। चलो कहीं पे ऐसा लिखा है, मान लिया -10i माइनस 10j। बताओ कौन से में है अब हम, तीसरे वाले में ना, दोनों नेगेटिव तो कौन से में होंगे, तीसरे वाले में। तो इस बार हम तीसरे वाले में है। फिर से हमें वही करना है, सबसे पहले 10 अल्फा निकाल दो, जे वाला टुकड़ा डिवाइड बाय आई वाला टुकड़ा, 10/10 1, फिर से अल्फा 45। जब हम तीसरे वाले में आते हैं तो थीटा हमारा इतना होता है 180 प्लस 45, 180 प्लस अल्फा सॉरी, तो हो जाएगा 180 प्लस 45 225। चलो मान लिया कहीं पे ऐसा लिखा है, बहुत कर लिया हमने इसके, प्लस 10i माइनस 10j। अब ये साफ साफ दिख रहा है कौन से में, चौथे वाले में। आई पॉजिटिव जे नेगेटिव तो चौथे वाले में आ गए। तरीका वही है, सबसे पहले 10 निकाल दो। कैसे निकालना है, जे वाला टुकड़ा
डिवाइड बाय आई वाला टुकड़ा, इसमें प्लस माइनस की दिक्कत ही नहीं है, तो अल्फा फिर से 45। और अगर तुम चौथे वाले में आ जाते हो तो थीटा इतना होता है 360 माइनस अल्फा, 360 माइनस 45, 315 डिग्री। तो अगर किसी को इधर प्रॉब्लम हुई, देखो सिंपल सबसे अच्छा तरीका यही है, प्लॉट करके देख लो। मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट लगाया आई वाले का स्क्वायर जे वाले का स्क्वायर, डायरेक्शन निकालनी है तो प्लॉट करके देख लो। और अगर तुमसे ऐसा नहीं होता है, प्लॉट करने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा याद कर लो, पहले वाले में आता है तो थीटा बराबर अल्फा के होगा। अल्फा कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, जे वाला टुकड़ा डिवाइड बाय आई वाला, इसमें माइनस नहीं लेते। दूसरे वाले में आ रहा है तो 180 माइनस अल्फा, इस तरह से। अब आगे न्यूमेरिकल बढ़ाते हैं। ये है हमारा एक न्यूमेरिकल, बहुत शानदार न्यूमेरिकल, नीट का न्यूमेरिकल है। क्या बोला है, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन द वैल्यू ऑफ सी। हमसे क्या बोला, ये जो है ना, ये वाला, ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ये जो दिया है ना 0.5 आई कैप, 0.8 जे कैप और सी के कैप, ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, उन्हें बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर प्लस, और ये किसके बराबर, 1 के। अरे अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उसे 1 के बराबर रख दो। अब अंडर रूट है ना, तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग का मतलब 2 पावर, तो यहाँ पे बचेगा 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, 0.89, 1 माइनस 0.89, और ये आ जाएगा 0.11, तो सी आ जाएगा अंडर रूट। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। सिंपल न्यूमेरिकल था। हमसे बोला था अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सी का वैल्यू क्या होगा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अभी बड़ा, जो भी मैग्नीट्यूड आता है उसे 1 के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल ये देखो, हमसे क्या बोला, आई कैप प्लस जे कैप की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालो। मतलब ये जो वेक्टर है ना आई कैप प्लस जे कैप, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। अच्छा याद करो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया था किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो तरीका ये होता था, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर बचता है। अब इसका हमें यूनिट निकालना है तो सिंपल सा वेक्टर और डिवाइड बाय इसी का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, सबसे पहले अंडर रूट लगाया, आई वाला कितना है 1, 1 स्क्वायर, जे वाला कितना है 1, 1 स्क्वायर, तो आई कैप प्लस जे कैप, एक और एक 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, ये वाला आंसर हो गया। अगला देखो, अगला ये दिया है, हमसे बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 5। क्या बोला है, तो 2 वेक्टर है ना ए और बी, मान लेते हैं 2 वेक्टर ए और बी हैं, इनका जो रिजल्टेंट है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट का मतलब जोड़, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, ये बोला है। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 5 है, इनका जोड़ 5 है, और हमसे बोला ये जो रिजल्टेंट है इसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया 37, मतलब कुछ ऐसा दिया है। अगर हम ऐसा बना देना एक्स और वाई, तो इनका ये जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट कितना है 5, इसने एक्स एक्सिस से 37 एंगल बनाया है, ये बोला है उसने। हमसे क्या बोला, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट जो कि 5 है, उसने एक्स एक्सिस से 37 एंगल बनाया। तो इसको इसके टुकड़ों की फॉर्म में लिखो, टुकड़ों की फॉर्म में मतलब ऐसा लिखो, आई में और बाई में, इस फॉर्म में लिखो इसे। तो देखो कैसे लिखते हैं, ये तो बहुत आसान है, हमने पढ़ा है जिधर एंगल आता है उधर कौन सा टुकड़ा आता है कॉस, तो इसका इधर कौन सा टुकड़ा आएगा कॉस, और इधर कितना आएगा साइन। अच्छा कॉस 37 कितना होता है 4/5, तो 5 से 5 कट गया, कितना आ जाएगा 4। साइन 37 होता है 3/5, तो 5 से 5 कट गया, कितना आ जाएगा 3। तो अगर हमसे बोलेगा इसके टुकड़े वाली फॉर्म क्या होगी, तो ये जो 4 है ये एक्स वाली एक्सिस में है, एक्स का मतलब आई, बाई का मतलब, तो 4 कौन सी दिशा में आई कैप और 3 कौन सी दिशा में जे कैप। हो गया सॉल्व। एक बार दोबारा देखो, हमसे बोला था इस न्यूमेरिकल में कि ये आई कैप ये जे कैप, एक वेक्टर है 5, इसने एक्स एक्सिस से 37 एंगल बनाया,
तो इसके टुकड़े क्या होंगे, इधर कितना आएगा, इधर कॉस वाला आता है 5 cos 37, इधर कितना आता है साइन वाला, फिर ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 आई कैप में 3 जे कैप में, 4 आई कैप में 3 जे कैप में, हो गए टुकड़े। चलो अगला देखो। और अब हमारे ये तो खत्म हुए, 2D में कैसे टुकड़े होंगे। अब हम वेक्टर को तोड़ेंगे 3D में। देखो अगर हमारा वेक्टर केवल 2 दिशाओं में जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो उसके 2 टुकड़े थे, एक्स में और वाई में। लेकिन अगर हमारा वेक्टर 3 दिशाओं में जा रहा है तो उसके 3 टुकड़े होंगे। अब कैसे होंगे 3 टुकड़े, ये ध्यान दो जरा, जैसे ध्यान देना, ये हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं इस तरह से, एक्स वाई जेड, 3 एक्सेस। अब मान लेते कोई ऐसे जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बाहर आ रहा है निकल के। देखो अगर यहां तक तुम्हें पहुंचना है, यहां तक इस पॉइंट को, तो देखो कुछ इधर चलोगे, फिर इधर चलोगे, फिर इधर जाओगे। देखो एक बार एक्स वाई जेड 3 एक्सेस। अब कुछ ऐसे आ रहा है, इस तरह से, इस तरह से आ रहा है, यहां पर जाना है। तो सबसे पहले यहां पर जाने के लिए सबसे पहले एक्स में चलोगे, फिर वाई में चलोगे, फिर जेड में चलोगे, तो अब तो पहुंचोगे। तो उसके 3 टुकड़े होंगे अगर यहां पहुंचना है, कुछ एक्स में होगा, कुछ वाई में होगा, कुछ जेड में होगा। अब ये बोर्ड पे ऐसा बन नहीं सकता है, तो बोर्ड पे हम थोड़ा अलग तरह से बनाएंगे। हम ऐसा बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अच्छा एक्स को बोलते हैं आई कैप, वाई को बोलते हैं जे कैप, और जेड को बोलते हैं के कैप। इस तरह से ये बाहर है। अच्छा अगर इधर प्लस आई है तो माइनस आई, प्लस जे तो माइनस जे, प्लस के तो माइनस के, 3 एक्सेस हो गई। अब ध्यान दो जरा, इस तरह से कुछ एक्स वाई जेड, और ये हमारा आर कुछ ऐसे है। अब ऐसा बोर्ड पे तो बन नहीं सकता, ये इस तरह से बाहर निकलता हुआ, तो हम इसे ऐसा बना दे रहे हैं। होता नहीं है ऐसा, बाहर निकल रहा है, लेकिन ऐसा बनाना पड़ेगा। ये हमारा आर वेक्टर है मान लिया। अच्छा आप सुनो जरा, यहाँ पे इस तरह से है, ये आर है, इस तरह से आर है, इस तरह से एक्स वाई जेड, और ये आर, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये आर है, ये आर। तो देखो आर ने एक्स से कुछ एंगल बनाया होगा, ये वाला, ये एंगल दिख रहा है तुम्हें, इसे हम अल्फा बोलेंगे। आर ने वाई से एंगल बनाया होगा, ये वाला एंगल, ये वाला, इसे हम बीटा बोलेंगे। इसने जेड एक्सेस से एंगल बनाया होगा, ये वाला, इसे गामा बोलेंगे। तो हम ये एंगल बनाते हैं सारे। इसने एक्स एक्सेस से एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सेस से बनाया बीटा, जेड एक्सेस से बनाया गामा। तो जैसा कि टॉपिक का नाम ही है, किसी वेक्टर के टुकड़े 3 दिशाओं में, टुकड़े कितनी दिशाओं में, 3 दिशाओं में, 3D में, तो इसके 3 दिशाओं में टुकड़े होंगे। तो एक्स में कितना टुकड़ा होगा इसका, वाई में कितना टुकड़ा होगा, और जेड में कितना होगा। तो तुम्हें खाली याद रखना है बस, एक्स वाली एक्सेस से अल्फा एंगल बनाया ना अल्फा, तो एक्स में इतना टुकड़ा होता है आर कॉस अल्फा। अच्छा वाई एक्सेस से कितना एंगल बनाया बीटा, तो वाई में इतना टुकड़ा होता है आर कॉस बीटा। जेड एक्सेस से कितना एंगल बनाया गामा, तो इसमें टुकड़ा होता है आर कॉस गामा। तो 3 टुकड़े हो गए। बाकी हम इसे टुकड़ों की फॉर्म में चाहे तो ऐसा लिख लें, आर एक्स, ये जो एक्स वाला टुकड़ा है आई कैप में, आर बाई, ये जो बाई वाला टुकड़ा है जे कैप में, आर जेड, ये जो जेड वाला टुकड़ा है के कैप में। और कहीं पे वेक्टर अगर आई जे के रूप में लिखा हो तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर, सॉरी जे वाले का स्क्वायर और के वाले का स्क्वायर, इस तरह से। एक बार दोबारा सुनो, अगर कोई वेक्टर इस तरह से आ रहा है तो ये 3D में होगा, इसके 3 टुकड़े होंगे। हमारी दुनिया भी 3D में है, 3 टुकड़े होंगे, तो एक्स में होगा, कुछ वाई में होगा, कुछ जेड में होगा। अगर एक्स एक्सेस से अल्फा एंगल है, वाई एक्सेस से बीटा एंगल है, और जेड एक्सेस से गामा एंगल है, तो एक्स में कितना टुकड़ा होगा आर कॉस अल्फा, वाई में कितना टुकड़ा होगा आर कॉस बीटा, जेड में कितना टुकड़ा होगा आर कॉस गामा। सिंपल। अब यहीं पे देखो, क्या यहां से ऐसा लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं आर बाई अपॉन आर, और कॉस गामा इक्वल टू आर जेड अपॉन आर। अरे लिख सकते हैं ना, आर डिवाइड में चला जाएगा। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इनका नाम होता है, इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको ये भी लिखते हैं, एल से लिख सकते हैं, इसे एम से लिखते हैं, इसे एन से लिखते हैं। तो एल एम एन भी बोल सकते हैं इसे, डायरेक्शन कोसाइन या फिर एल एम एन। अच्छा यहां से ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना।
तो ये हमने क्या किया, वेक्टर के 3 टुकड़े किए हैं, कुछ एक्स में है, कुछ वाई में, कुछ जेड में है, सिंपल सा। फिर हम ऐसा लिख सकते हैं एल एम एन, इसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, हम अपनी तरफ से इसे पहला इक्वेशन बोल रहे हैं, पहला, इसको दूसरा बोल रहे हैं और इसे तीसरा बोल रहे हैं। और हम ये कर रहे हैं पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। तो पहले इसका स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, सभी का स्क्वायर कर दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। और इधर सबका इनका स्क्वायर हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, हमारा कुछ ऐसे आ गया है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, ये ऐसे आ गया कुछ, आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज देखो जरा, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है, नीचे हर जगह आर है, हर जगह आर, तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते इसे आर स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला ऐसे ही जोड़ देते हैं, आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर। अच्छा थोड़ी देर पहले अभी किया था हमने, आर स्क्वायर की इतनी वैल्यू होती है, तो जब तुम आर स्क्वायर की जगह ये लगाओगे फिर देखो क्या होगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, सेम ही तो है, यही तो आर स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 1। तो तुम्हें याद रखना है बस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो एडिशन होगा ये 1 होगा। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका एडिशन 1 होगा। अच्छा अब सुनो जरा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 माइनस, तो एक काम करो, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह ये लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की जगह लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखो 1 2 3 ये तो जुड़ जाएगा और यहाँ ऐसा बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन ले लो प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये जो साइन वाले हैं ना इसमें माइनस कॉमन ले लिया, हर जगह माइनस है। अब एक काम करो, साइन वाला इधर भेजो तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये प्लस का हो गया, इसे इधर भेजा प्लस का हो गया, 1 को इधर ले लो तो 3 और 1 इधर आके माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 2। ये टॉपिक दोबारा से रिवाइज कराते हैं। अगर कोई वेक्टर 3 दिशाओं में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ध्यान देना एक बार दोबारा से, लास्ट बार ये ऐसे जा रहा है इस तरह से, तो यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक्स में चलना पड़ेगा, तुम्हें बाई में चलना पड़ेगा, फिर जेड में चलना पड़ेगा। तो इसमें 3 टुकड़े होते हैं, एक्स बाई जेड। अगर इसने एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया, बाई एक्सिस से बीटा बनाया, जेड एक्सिस से गामा बनाया, तो एक्स में कितना टुकड़ा होगा आर कॉस अल्फा, बाई में कितना टुकड़ा होगा आर कॉस बीटा, जेड में कितना टुकड़ा होगा आर कॉस गामा, ये टुकड़े हो गए। फिर ऐसा लिख सकते हो इसे आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप। फिर अगर हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकालें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, आर एक्स अपॉन, इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, एल एम एन भी लिख सकते हैं। फिर अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कर दें, तो तुम ये याद कर लो डायरेक्टली, बस तुम डेरिवेशन मत करना, सिंपल सा याद कर लो, फॉर अ 3D वेक्टर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का जो जोड़ होता है वो 1 आता है। या फिर फॉर अ 3D वेक्टर द एडिशन ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फॉर अ 3D वेक्टर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है 2 होता है। ऐसे मेमोराइज कर लो। अब हमारे पास इसके न्यूमेरिकल पड़े हैं, वो न्यूमेरिकल देख लो। देखो जरा, अब पहले यही देख लो, ये वाला, ये तो बहुत ही सरल है। क्या बोला है, एक वेक्टर है पी वेक्टर, ये अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है एक्स बाई जेड एक्सिस से, मतलब एक्स से अल्फा बनाया, बाई से बीटा बनाया, जेड से गामा बनाया, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, मतलब ये पूछा है। साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा, खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, वो हम बता दें तुम्हें, देखो जरा कुछ पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एक वेक्टर है, एक वेक्टर
जैसे 4 है, मान लिया 4, बताओ 4 के कितने टुकड़े हो सकते हैं? 4 के इन्फिनिटी टुकड़े हो सकते हैं, इन्फिनिटी। 4 को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 4 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मतलब इसके बहुत टुकड़े हो सकते हैं। ओवरऑल 4 के टुकड़े करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो अगर तुमसे कोई ये बोलता है एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, खाली ये बोल दे कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इन्फिनिटी कंपोनेंट्स। एक वेक्टर के कितने टुकड़े हो सकते हैं, तो इन्फिनिटी। पहला पॉइंट सिंपल सा लिख लेना, अ वेक्टर कैन हैव इन्फिनिटी कंपोनेंट्स। अच्छा, अगर तुमसे ऐसा बोल दे कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर टुकड़े कितने होंगे, रेक्टेंगुलर मतलब 2D में। अच्छा, 2D का मतलब होता है प्लेन, तल। जैसे ये बोर्ड है, ये प्लेन है, तो 2D का मतलब प्लेन है। अच्छा, 3D का मतलब होता है स्पेस, स्पेस कहीं भी लिखा ना स्पेस, इसका मतलब 3D। जैसे कमरा पूरा एक स्पेस है, कमरा 3D में होता है। तो सुनो, अगर हमसे बोलेगा एक वेक्टर के 2D में कितने टुकड़े होंगे, मतलब प्लेन में कितने टुकड़े होंगे, तो इसका आंसर है 2। 2 तो होते हैं, एक कॉस वाला एक साइन वाला। अगर हमसे बोलेगा एक वेक्टर के किसी स्पेस में कितने टुकड़े होंगे, स्पेस में, स्पेस का मतलब 3D में, स्पेस का मतलब 3D में, 3D में कितने टुकड़े होते हैं, 3। तो अगर हमसे बोलेगा किसी वेक्टर के टुकड़े कितने होंगे, अगर ऐसा बोले तो इन्फिनिटी। किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर टुकड़े 2D में कितना होंगे, 2। किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर टुकड़े 3D में कितना होंगे, तो 3। इस तरह से। तो अब और न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारा, लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू इट, मतलब अपने प्लेन में उसके कितने टुकड़े होंगे, किसी वेक्टर के उसके प्लेन में कितने टुकड़े होंगे। प्लेन का मतलब 2D, प्लेन का मतलब ही होता है 2D। कितने टुकड़े होते हैं भाई, 2, खत्म हो गया। अगला देखो ये वाला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट, एक वेक्टर को कितने टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, कितने टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, इन्फिनिटी में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और देखो ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर के। अगला न्यूमेरिकल हमारा ये है, हमारे पास 3 फोर्स हैं, 3, 4 और 12 के, 3, 4 और 12 के हैं, और हमसे बोला तीनों किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं और आपस में कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है कि हमारे पास 3 फोर्स हो, तीनों परपेंडिकुलर हो और किसी पॉइंट पे लगते हो, ऐसा अब हो सकता है एक्स वाई जेड। तो ऐसा कब होगा मालूम है, अगर एक इधर लगता हो, एक इधर लगता हो, तो एक बाहर की तरफ लगता हो, इस तरह से। मतलब 3 फोर्स है ना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो तीनों को एक एक एक्सिस लेना पड़ेगी, एक एक्स पे होगा, एक वाई पे होगा, एक जेड पे होगा। फिर हम इसे चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 3 आई में, क्योंकि ये आई होता है, 4 जे में और 12 के में। और अगर वेक्टर इस रूप में लिखा है तो तरीका क्या है मैग्नीट्यूड निकालने का, अंडर रूट लगाया, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर और के वाले का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169, इसका आ जाएगा 13। तो ये आंसर हो जाएगा। एक और हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल, हमसे बोला है इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बताओ। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये पूछा है, कॉस अल्फा बताओ, कॉस बीटा बताओ और कॉस गामा बताओ। अच्छा, ये सब निकालने से पहले इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस अल्फा का ये फॉर्मूला होता है, कॉस बीटा का ये होता है और कॉस गामा का ये होता है आर जेड अपॉन सॉरी। तो सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अंडर रूट लगाया, आई वाला मतलब 1 का स्क्वायर, जे वाला मतलब 1 का स्क्वायर, के वाला मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, मैग्नीट्यूड आ गया। तो हमसे बोला है सभी का डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो सबसे पहले हमने आर निकाल दिया इस तरह से, मैग्नीट्यूड। अब लगा दो फॉर्मूला, कॉस अल्फा कितना होता है, आर एक्स, आई वाला एक्स होता है तो कितना है 1, और ये कितना है अंडर रूट 4। अच्छा, अंडर रूट 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो 1/2। कॉस बीटा कितना होता है, आर बाई अपॉन आर, बाई वाला यहाँ पे कितना है 1 और आर कितना है 2। कॉस गामा कितना होता है, आर जेड अपॉन आर, आर जेड कितना है अंडर रूट 2 और ये कितना है 2। अच्छा, इसे ऐसा लिख ले, 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब उसने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा पूछा था, फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, तो हमें आर पता चल गया यहाँ से, इसका मैग्नीट्यूड। आई में जो होता है वो आर एक्स होता है, जे में जो होता है वो आर बाई होता है, के में जो होता है वो आर जेड होता है।
तो आर एक्स आर बाई आर जेड भी है, आर भी हमारे पास है, आंसर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर ऐसा हो जाएगा 1/2, 1/2 और 1/√2, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, बहुत तेजी से रिवाइज कर लेते हैं इसे, और हम एक बार बहुत तेज रिवाइज करेंगे इसे। हमने सबसे पहले पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर के टुकड़े। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर दो तरह से होता है, 2D में होता है, 3D में होता है। तो हमने सबसे पहले 2D में तोड़ा। हमने क्या बोला तुमसे, अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है तो ये दो दिशाओं में जाएगा, आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। अगर ये एंगल थीटा तो आगे कितना जाएगा, थीटा जिधर होगा उधर कितना होगा कॉस, उसके 90 पे कितना होगा साइन, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये आर एक्स है ना, जो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो इसे पैरेलल कंपोनेंट बोल दिया। ये जो आर बाई है वो एक्स एक्सिस कितना है 90 पे, तो इसे नॉर्मल कंपोनेंट बोल दिया। उसके बाद ऐसे तुम्हें करना है, जिधर एंगल दिया हो उधर कॉस, उसके 90 पे क्या होगा साइन, इस तरह से। फिर अगर वेक्टर कहीं पे ऐसा लिखा है इस तरह से, इस रूप में लिखा है आई और जे के रूप में, तो सब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा वेक्टर को बना के देखना, बना के देखोगे डायरेक्शन आ जाएगी। और हमने ये बहुत सारे न्यूमेरिकल किए। फिर हमने तुम्हें ये बताया, ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो तुम, कि अगर तुम्हारा वेक्टर पहले क्वाड में आ रहा है, सबसे पहले टेन अल्फा निकालो, जे वाला हिस्सा डिवाइड बाय ए वाला हिस्सा। अगर पहले में आ रहा है तो अल्फा थीटा के बराबर, अगर दूसरे में आ रहा है तो 180 माइनस अल्फा, तीसरे में आ रहा है तो 180 प्लस अल्फा, चौथे में आ रहा है तो 360 माइनस अल्फा। फिर हमने वेक्टर के टुकड़े किए 3D में। 3D में जैसा नाम में आ गया 3D, तो वेक्टर के 3 टुकड़े होते हैं। एक्स में कितना होगा आर कॉस अल्फा, वाई में कितना होगा आर कॉस बीटा, जेड में कितना होगा आर कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स बाई जेड से एंगल्स, इस तरह से हो गया। फिर अगर वेक्टर 3D में है, फॉर अ 3D वेक्टर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का जोड़ क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का एडिशन क्या होता है 2 होता है। तो आज हमने ये सब खत्म किया। आज के लेक्चर में इतना काफी है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अगले लेक्चर में।